वॉइस ऑफ इंडिया पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जी। एमपी सिंह आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे हाउस जब बाय करते हैं, कोई अपना घर बाय करते हैं कि उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं जी शहर के हमारे रियल्टर शबाना कौसर जी। वेलकम जी शबाना जी। थैंक यू सो मच जी। शबाना जी, जैसे मैंने बात की है कि क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। एक बायर है, वो हम्म। मन में सोचता है, फैमिली में बैठकर बात होती है कि इस बार हमने घर ले लेना है, समर में घर ले लेना है। हम्म। तो वो सबसे पहले तो वो वैसे ही देखता रहता है इधर उधर। घर बोर्ड लगे होते हैं कि दिस हाउस फॉर सेल। तो हम्म। वो देखता कि हाँ बाहर से तो अच्छा लगता है, अब अंदर कैसे जाएं। तो हम्म। फिर उसको पता चलता है कि किसी रियल्टर के साथ बात करनी चाहिए। सम टाइम वो उसी रियल्टर को अप्रोच करते हैं जिसने बाहर उसकी सेलिंग की इंफॉर्मेशन लिख रखी होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे रियल्टर्स ऐसे हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं कि जब हम्म। अपने घर बाय करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक ज़रूरत है। जी जी क्या बिल्कुल। है जी बेसिक ज़रूरत, क्या देखना चाहिए। एक बायर आपके पास आया है, हम्म। आप उसको कैसे गाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे अपनी बात कहने का जो है वो मौका दिया। तो पहली सबसे इसमें बायर के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो ये देख ले कि उसकी क्या गोल्स क्या हैं, हम्म। कि घर जो है वो जो बाय करना चाह रहा है हम्म। वो किस लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए करना हम्म। चाह रहा है, या उसमें उसने जो है वो रेंट आउट करना है, या हम्म। उसने खुद रहना है। फैमिली मेंबर्स कितने हैं, हम्म। कितने बेडरूम होने चाहिए, कितने बाथरूम होने चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो चीज़ें सबसे पहले तो जो है वो एक बायर रूटीन में जो है वो हम्म। देखता है। उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंसिंग की। अ, मैं मॉर्गेज स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इस हवाले से हमसे लोग पूछते भी हैं और हमें जो है वो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती हैं। ज़्यादातर तो हम जो है अपने सर्कल में जो भी मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं उनको रेफ़र कर देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जो है वो ये गाइड कर देते हैं कि आप की इनकम के लिहाज से आपकी फाइनेंसिंग जो है वो प्रूव होगी। तो हम्म। आप देख लेंगे आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास कितने का है, और उसके अलावा जो है वो आपकी जॉब जो है वो किस तरह हम्म। से वर्क हम्म। करेगी। हम्म। तो दूसरे नंबर पे फिर हम लोग उनको जो है वो अपने सिस्टम में डाल देते हैं और उनको घरों की इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है घर देखने के लिए, सबसे पहले उनको देखना चाहिए कि ईयर ऑफ बिल्ड क्या है। हम्म। अगर तो ब्रांड न्यू घर है या कोई 10 साल पुराना है, वेरी गुड, जस्ट कोई गो प्रॉब्लम हैड विद नहीं है। दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। लेकिन अगर 10 साल से ज़्यादा पुराना है, 15 साल, 20 साल, यहाँ पे घर जो है वो 50 साल पुराने भी होते हैं, हम्म। तो एटलीस्ट घर में एंटर होने से पहले उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए कि उसमें सेलर ने क्या क्या अपग्रेड्स करवाए हुए क्या हैं। देखना चाहिए। हाँ जी। जहाँ आप अपने क्लाइंट को क्या समझाते हैं हाँ जी। कि अगर घर आप बाय करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। हाँ जी वो कौन कौन बिल्कुल। सी हैं? सबसे पहले तो हम उसे ये कहते हैं कि हम आपको जो लिस्टिंग भेज रहे हैं, आप ये देख लें कि उसमें बेडरूम्स, उसमें बाथरूम, उसमें जो स्ट्रक्चर है घर का वो उनके लिए वर्कआउट करता है या नहीं, हम्म। ईयर ऑफ बिल्ट उनके लिए वर्कआउट करता है या नहीं। हम्म। उसके बाद अगर वो समझते हैं कि हाँ ये घर अच्छा है, तस्वीरों हम्म। में अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में अच्छा है, तो फिर जो है वो हम उनके लिए घर जो है वो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, दिखाने उसकी के लिए, शोइंग शोइंग जो है वो शोइंग के बुक कर लिए। लेते हैं। उसके बाद जब हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो मेरा तो इस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ, दरवाजे से स्टार्ट करती हूँ, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद हो रहा है या नहीं। उसके बाद विंडोज़ जो है वो देखते हैं अपग्रेड हुई हैं या नहीं, अगर कोई पुराना घर है तो। हम्म। उसके बाद फर्नेस के ऊपर भी जो है वो लेबल लगा होता है कि हम्म। कितना कितना पुराना है फर्नेस, कितना पुराना है, या उसका रिपेयर कब ईयर हुई ईयर है। क्या, ईयर कब उसको चेंज किया गया है। हम्म। इसके अलावा एसी है, और फिर हॉट वाटर टैंक है। ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। इंटीरियर का सारा कुछ। इंटीरियर ये- ये चीज़ें जो है वो इससे मतलब एक तो होती हैं कॉस्मेटिक्स जो है
उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो तो बाद में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर बेसिक हैं जो। बेसिक हैं और अगर वर्क नहीं करती तो बायर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। लेडीज आमतौर पर साथ ही होती हैं, अगर कोई फैमिली आती है तो लेडीज का ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उनका होता है फोकस, वो देखती हैं किचन कैसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। लेडीज जैसे ही जो है वो घर के अंदर एंटर होती हैं तो सबसे पहले किचन अप्लाइंसेस नंबर 1, नंबर 2 उन्होंने जो है वो ड्रॉ वगैरह जो है वो खोल कर देखती देखना हैं, है। खोल के देखती हैं कि पुराने हैं नए हैं, कैसे बंद हो रहे हैं, साथ में अच्छे बच्चे, लग रहे हैं, कलर हाँ, क्या है। साथ में बच्चे हैं तो वो देखते हैं कि ये रूम मेरा हो। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। वो छोटे बिल्कुल बच्चे तो सेम वो इसी तरह। उनके लिए पेरेंट्स देखते हैं कि इनकी जो प्ले के लिए उनको कौन सी जगह सूटेबल है, हाँ जी सफिशेंट जगह है उनके लिए। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो अगर कोई बुजुर्ग है फैमिली में हाँ हाँ तो उनकी कोशिश होती है कि 2 स्टोरी भी घर देख रहे हैं हाँ हाँ तो नीचे जरूर एक रूम ग्राउंड फ्लोर होना पे चाहिए। एक बेडरूम जरूर होना चाहिए ताकि हमें सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। बिल्कुल हाँ सही हाँ बात जी, है, ऐसे ही ऐसी बातें ध्यान में रखनी हाँ होती जी हैं। तो बिल्कुल। आप तो वैसे आप जब फर्स्ट मीटिंग उनके साथ करते हैं, फर्स्ट सिटिंग लेते हैं क्लाइंट के साथ, बायर के साथ, तो ये बातें तो आप पूछ ही लेते हैं उनसे। ये हम उनसे जो है वो सबसे पहले तो उनको जब हम उनको अब ईमेल लिस्टिंग ईमेल भेजना शुरू करते हैं तो उसी वक्त हम उनसे पूछ लेते हैं कि आया उनकी प्रेफरेंस क्या है। उनकी प्रेफरेंस 2 स्टोरी है, उनकी प्रेफरेंस बंगलो है, बाई लेवल है, कैब ओवर है, उनकी प्रेफरेंस क्या है उनके बजट के हिसाब उनके से भी। बजट के हिसाब से। फिर उसके मुताबिक उनको किस तरह का जो है वो घर चाहिए, उनकी प्राइस रेंज क्या है, उनका एरिया जो है प्रेफर्ड एरिया क्या है, ये सारी क्वेश्चनियर हम जो है वो सारा एक लिख के उसके मुताबिक फिर उनको हम लिस्टिंग भेजना शुरू कर देते हैं। आपने शुरू में बात की है कि आप क्लाइंट से ये पूछते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है घर बाय करने का या लॉन्ग टर्म, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी इक्विटी के लिए जो है वो घर बाय कर लेते हैं कि हम छोटा घर बाय कर लें ताकि हमें जो है वो किराया जो है वो रेंट वो जो तो है वो रेंटल ना देना प्रॉपर्टी पड़े, होगी ना। रेंट ना देना पड़े और हम छोटे घर में जो है अच्छा वो अच्छा, छोटे में रह जाए। हाँ जी छोटे में रह लें, लेकिन कुछ अर्सा जो है वो हमारी किराया हमें ना देना पड़े और हमें जो है वो कुछ अर्सा हमारी जब इक्विटी बिल्टअप हो जाए तो हम बड़े घर में बाद में मूव हो जाएंगे, बाद में मूव कुछ टाइम बाद में मूव जी हो जाएंगे। जी वैसे तो आप सजेस्ट करते हैं लोगों को ऐसे कि फर्स्ट जो अपने घर लेना है तो अपने हिसाब से, जैसे कहते हैं ना कि अपना देख लेना चाहिए कि पैर कितने पसारने हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना, बिल्कुल ये तो आप उनको समझाते हैं। हाँ जी ये तो हम उनको जो है वो समझाते हैं सबसे पहले। नहीं ये तो खैर जो है वो मेरा ख्याल है उन ज्यादा लोगों तो को भी क्लाइंट पता ने होना देखना चाहिए, होता है। उनको भी पता होना हाँ चाहिए। जी क्लाइंट ने ही देखना होता है कि उसको जो है वो किस रेंज का घर वैसे जो है देखो वो जी, चाहिए। जब हम शुरू में आते हैं हाँ हाँ तो सभी लोग, एक नहीं सभी की ऐसी ये सिमिलर प्रॉब्लम है, जो सिमिलर उनके साथ होता है कि बंदा नया आता है, फैमिली नहीं आती, तो सम टाइम उनको अपने फ्रेंड्स के पास या अपनी फैमिली के पास बेसमेंट बनाना पड़ता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। जब उनको लगता है कि अपार्टमेंट ले लिया है, इनकम तो ठीक है लेकिन उतना ही करंट जा रहा है, उतना ही खर्चा जा रहा है, तो फिर वो लोग उनको समझाते हैं कि भाई रेंट भरने से बेटर है कि आप अपना घर बाय कर लो, हाँ, चाहे उतनी छोटा। उतनी मॉर्गेज मिल आएगी आपको। हाँ जी बिल्कुल और बिल्कुल घर आपका बन जाएगा। बिल्कुल ठीक यही चीज़ें हम उनको समझाते हैं। और जो है वो सबसे पहले तो थोड़ा सा उनको पहला कंसर्न तो ये होता है कि मैं पर मंथ क्या पे करूँगा। सबसे पहले तो उनका ये नेचुरली खर्चा सभी सोचते हैं। नेचुरल सी बात है। तो फिर पहली ही सिटिंग में मैं उनको जो है वो कहती होती हूँ कि अपने मोबाइल के ऊपर एक मॉर्गेज कैलकुलेटर जो है वो डाउनलोड करें और फिर टाइम टू टाइम जब भी उन्हें कोई घर पसंद आता है उसमें अपने प्राइस डालें और उसमें जो है वो अपनी डाउन पेमेंट डालें और उनको पता चल जाएगा कि खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। मकसद ये होता है एजुकेट करना, ये नहीं कि हर चीज़ के लिए जो है वो सोचें कि हमें किसी से पूछना पड़े। मैं ट्राई करती हूँ कि उनको एजुकेट कर दूँ कि किस तरह से क्या जो है वो चीज़ जो है वो करनी है। जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी असेसमेंट चेक करनी है तो उनको बताती हूँ कि प्रॉपर्टी असेसमेंट जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रियल्टर ही बताएं। आप बड़े आराम से जो है वो गूगल में भी जो है वो जाके तो आप सिटी की विनिपेग की जो है वो प्रॉपर्टी असेसमेंट या कहीं भी की भी आपने वो तो सम टाइम फर्क बहुत होता है ना।
सिटी की वैल्यू और इन एक्चुअल वैल्यू में तो बहुत फर्क होता है sometimes। वो ये चीज़ जो है वो ये तकरीबन पिछले 3 माह से बहुत ज़्यादा हो गई है कि वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया बहुत है। डिफरेंस है, घर तो महंगे बिक रहे हैं। हाँ, अदरवाइज ये कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था हुआ करता। अच्छा, हाँ, ये चीज़ जो है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, कोई साल पहले जो है या कोई ऐसा क्यों हुआ? बस ये अजीब सा ही जो है वो सिनेरियो जो है वो बन गया है। मतलब हम रियल्टर लोग जो है वो ये कहते हैं कि नो ट्रैवलिंग, नो होटलिंग, लोगों के पास डाउन पेमेंट आ गई, हर एक के पास डाउन पेमेंट आ गई। जो लोग जो है वो बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो काफ़ी जो है वो लिया, मदद ली है। कुछ उन लोगों ने अपनी जो है वो सेविंग, जाहिर सी बात है बिजनेस तो इतना ज्यादा नहीं चल रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में घर कम हैं और बायर ज्यादा हैं? ये भी एक रीजन है, लेकिन ये सिनेरियो तो हर विंटर में इसी तरह ही होता है। ऑलवेज रहता है। विंटर में तो इसी तरह का नहीं, अदरवाइज विंटर की बात नहीं, अदरवाइज जो लास्ट ईयर था, समर से लेकर मुझे तो लगता है मार्च में तो हम सभी लोग अंदर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे थे कि घर में ही रहो, बाहर निकलना नहीं है। लेकिन मार्च के बाद जो है जून जुलाई तक तो वैसे ही जून जुलाई तक प्राइसेस बहुत नीचे आ कम हो गए थे, बहुत कम आ गई थी प्राइसेस। उसके बाद एकदम बूम, उसके बाद एकदम से जो है ये जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तो एकदम से जो है वो रियल एस्टेट में अजीब सा ही बूम जो है वो आ गया। आपने पहली बार ऐसा देखा? मैंने पहली बार ऐसा देखा। 10 साल पहले भी ऐसा ही था। हाँ, 2014 में सुना है कि इस तरह से जो है वो 13-14 में, 12-13 में तब भी ऐसा था कि मार्केट में घर बाद में आता है, उसके ऊपर बिडिंग होती है। बिल्कुल। और सम टाइम ऐसा होता है कि 4 लाख का घर है, वो 4.5 का बिकेगा, 4-30-35 का तो बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो सेलर मार्केट थी, बायर मार्केट नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। बायर को तो फिर जो मिलेगा उसको लेना पड़ेगा। अगर वो उसने लेना ही है, फैसला कर रखा है कि मैंने इस बार घर लेना है, तो जैसे है ना वो फैसला कर लेते हैं सारी फैमिली बैठ करके, चलो इस बार घर लेते हैं, तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है, बड़ों को भी एक्साइटमेंट होती है, फिर वो उनको महंगा लेना पड़ता है। आप वैसे सजेस्ट क्या करते हैं, अगर 10 साल से ऊपर घर बने हुए को हो गए हैं, तो क्या क्या चीजें आप कह रहे हैं कि देखना चाहिए प्रायोरिटी के लिए? विंडो की बात आपने की है, विंडोज देखनी चाहिए, किचन की बात की है आपने, देखनी चाहिए, किचन अप्लायंसेस देखनी चाहिए, हॉट वाटर टैंक देखना चाहिए, शिंगल्स देखनी चाहिए। शिंगल्स हम लोगों को पता नहीं शिंगल्स क्या होती हैं। शिंगल्स हमने पता है। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉरी। यहाँ पे जो रूफ के ऊपर एक लेयर जो है वो लगाते हैं, और उसकी लाइफ तकरीबन जो है वो 20 से 25 साल जो है वो होती है। डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का कैसा लगा रखा है। तो उसको जो है वो 20-25 साल बाद जो है वो चेंज होना होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन जो है वो प्रॉपरली जो है करवाई जाए, ताकि वो ऊपर जाके जो है वो पूरी छत को जो है वो चेक। वो इंस्पेक्टर तो अंदर ही घुस कर देखते हैं अच्छी तरह पूरा। हाँ जी, वो विंटर में इस तरह से ही करते हैं, लेकिन अब तो समर आ गया है, इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि समर में ही घर बाय किया जाए, ताकि आपको सारा आप हर तरफ जो है वो देख सकें। लैंडस्केपिंग भी देख सकते हैं। लैंडस्केपिंग के अलावा जो है वो कुछ घर की फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो आप देख सकते हैं, अगर जो है वो समर है, क्योंकि बाहर से कुछ घरों की इस तरह से होता है कि ढलवान जो है इस तरह से बनी होती है कि अगर बारिश होती है तो पानी जो है वो घर की तरफ जो है वो ना जाए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए घर खरीदते हुए। लेकिन फिर विंटर में जो कि बर्फ़ होती है चारों तरफ, तो पता नहीं चलता कि क्या सिचुएशन है, बाहर से क्या सिचुएशन है, और फिर जो विंडोज़ वगैरह हैं उनकी बाहर से क्या सूरत हाल है, बेसमेंट की जो विंडोज़ होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए जो है वो घर खरीदना चाहिए। घर आपने दिखा दिया, क्लाइंट को पसंद आ गया, आपने उनको गाइड कर दिया, देखो जी इसकी प्राइस इतनी है, इतने का घर बेशक उन्होंने सेलिंग वाले ने जो रेटर है उसने लगा रखा है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी है, हो सकता कम भी हो सकता ज़्यादा भी हो, आप कम की ऑफर भी भर सकते हैं। अगर बिडिंग का खतरा है, लगता है कि मार्केट हॉट है, तो थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ेगा। इसी तरह ये प्रोसेस क्या होती है?
इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल जो है वो कोट करूंगी मैं। पिछले दिनों एक रिवर पार्क साउथ के एरिया में जो है वो एक घर जो है वो लिस्ट हुआ। बड़ा अच्छा खूबसूरत घर था, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं था। मेरा हाले 1000 स्क्वायर फीट का होगा। तो मैंने फुली रेनोवेटेड था। मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट को पसंद आ गया और बहुत ज़्यादा वो मतलब था कि मैंने लेना है ये घर। उन्होंने इंस्पेक्शन भी करवा ली, यानी ऑफर डेट से पहले इंस्पेक्शन भी करवा ली घर की, ताकि वो ऑफर लिखने से पहले इंस्पेक्शन करवा सकते हैं? जी करवा सकते अलाउड है? जी करवा सकते हैं, अलाउड है। ताकि फिर उसमें ये होता है कि हमें ऑफर में उसकी रजामंदी होनी चाहिए ना, सेलर की रजामंदी होनी चाहिए कि मेरे घर को इंस्पेक्ट कर लो। हाँ जी बिल्कुल, उसकी रजामंदी से हमने जो है वो करवा लिया। जिस दिन जो है वो ऑफर डेट थी, मैंने उसको कॉल की रियल्टर को जिन्होंने लिस्ट किया हुआ था, और मैंने पूछा कि क्या सेलर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। उसने मुझे कहा कि वो लगा हुआ था घर 299 का, 299 का वो घर लगा हुआ था। तो वो कहता है कि 340 इज गुड प्राइस। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने खैर बायर से बात की। बायर ने कहा कि नहीं, मुझे ये घर लाजमी लेना है और मुझे लग रहा है कि इसकी जो है वो ऑफ़र ज़्यादा की आ जाएगी। तो मैंने तो 340 ही कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने जो है ना लेना है ये घर, हर सूरत लेना। मैंने 366 की जो है ना, उसने कहा कि भर दे मेरी ऑफ़र। मैंने 366 की भर दी ऑफ़र। उसके बाद कोई 5 बजे 6 बजे जो है वो पता चला कि उस घर की 45 ऑफर्स आ गई हैं। ओह माय गॉड। और ये इन दिनों की बात है? जी जी, ये 2-3 हफ्ते पहले की 45 ऑफर्स उसकी आ गई हुई थी। मेरी 366 की भरी हुई ऑफर थी। और लेकिन ये कि मैंने मॉर्गेज कंडीशन रखी थी उसमें। 379 पे वो घर जो है वो सेल हुआ विदाउट एनी कंडीशन, यानी ऑन द स्पॉट जो है वो। ये आपने पहले 2 बातें की, वह जो बाद में वाली बात में भी साथ में जोड़ता हूँ। आपने कहा कि मैंने मॉर्गेज की कंडीशन डाल रखी थी, लेकिन जो एक्सेप्ट हुई वो विदाउट एनी कंडीशन। आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को? क्लाइंट इनोसेंट होता है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको कुछ नहीं पता। जो आप गाइड करेंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए? मॉर्गेज की कंडीशंस डालनी चाहिए वैसे? जी, मैं समझती हूँ कि अगर तो जो है वो उसकी, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मॉर्गेज की, नहीं, मैं सिर्फ कंडीशन की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी जो है वो राय नहीं देती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि मॉर्गेज की कंडीशन डालनी ही चाहिए, क्योंकि सेफर साइड जो है वो बैंक है। बाज लोगों के पास प्री अप्रूवल भी होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कंडीशन डालना ही बेहतर होता है। सेफर साइड। सम टाइम क्लाइंट आपका कहता है मैं तो 20% डाल दूंगा, मुझे क्या जरूरत है कंडीशन डालने की। फिर भी उसने क्लाइंट ने 20% डालने का सोच रखा है, जहाँ उसने प्रॉमिस किया। 80% तो बैंक नहीं देना ना। तो बैंक की मर्जी है, बिल्कुल सही, दे या ना दे। बिल्कुल सही। तो ये बात शायद अच्छी रिकमेंडेशन है आपके क्लाइंट के लिए कि अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट करना ही होता है, एजुकेट करते हैं कि भाई ये कंडीशन डालनी चाहिए। मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो आपको मॉर्गेज नहीं मिली, तो ये डिपॉजिट आपका जाएगा नहीं, डिपॉजिट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। डिपॉजिट वापस लेना है तो ये ऐसी कंडीशंस डाल लेनी चाहिए, जैसे लॉयर अप्रूवल की बात भी होती है, वो इंस्पेक्शन की बात भी होती है, और ये मॉर्गेज की बात भी ऐसी और कोई कंडीशन भी होती है? कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कोई बंदा इस तरह का कोई है जिसने अपना घर पहले सेल करना है, फिर आगे ये भी डाल वो सकता बाय करना है, तो हम ये भी सब्जेक्ट टू सेलिंग ऑफ माय हाउस, करंट हाउस, ये भी जो है वो डाल सकते हैं। जोनिंग वाली भी एक काम मैंने देखा है, जोनिंग की कंडीशन भी डाली जोनिंग की कंडीशन भी डाली जा सकती है, सब्जेक्ट टू जोनिंग। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो ज्यादा मेरा हाल है, वो तो कमर्शियल से एक डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर, पीडीएस जिसको बोलते हैं। जी। वो भी वो जो ओनर है वो डिस्क्लोज करता है कि ये बातें हैं जी, प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उसको हम जो है वो कहते हैं, जिसको आपने जैसे आप बता रहे हैं ना कि पीडीएस, यस, ये भी लेना चाहिए। ये जो है वो उसमें ये होता है कि सिर्फ उसमें बायर जो है वो सेफ हो जाता है काफी हद तक, और सेलर के ऊपर भी ये बाइंडिंग होती है कि वो सच लिखे सारा कुछ। जी बिल्कुल, बाइंडिंग, बिल्कुल जो असलियत है वो मेंशन करे। वो वैसे तो ऐसे बंदे नहीं है यहाँ कि जो झूठ ही बोले जाएं, अगर फिर भी वो
फाइल में लगा हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट लगी हुई है, तो बायर जो है वो सेफ है कि देखो जी इसने पहले बताया नहीं था, तो बिल्कुल। ये डिस्क्लोज बाद में हुआ है या बाद में प्रॉब्लम आई है। और क्या शर्तें होनी चाहिए आपको लगता है? इसमें जो है वो प्रीटी मच यही जो आप है वो आप ये चीज़ें भी तो हैं। कहते हैं ना कि जो अप्लाइंसेस हैं सभी ठीक ठाक होने चाहिए, नहीं, हम इसमें, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, पानी हाँ, का, अगर सारा कुछ। इसमें जो है वो थोड़ा सा पोजेशन जो है वो, वैसे तो हम इंस्पेक्शन में सारा कुछ चेक करा लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हो जाता है कि प्रॉपर्टी का जो है वो जैसे पोजेशन 2-3 माह में है, हम्म तो फिर उसमें सेफर साइड हम ऑफर टू परचेज में एक और कंडीशन जो है वो लिख देते हैं हम्म कि ऑल electronics and plumbing should be in good working condition at the time of possession. Possession. So हम ये भी जो है वो उसमें लिख देते हैं। अच्छा, safer सारा side। कुछ ठीक ठाक हो, हाँ। जिस दिन पोजेशन ली क्लाइंट ने, आपके बायर ने, उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, घर में पूजा पाठ भी किया, दोस्तों को भी बुलाया, फ्रेंड्स को भी बुलाया, फैमिली को भी बुलाया, लड्डू भी खाए खिलाए, तो नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका कोई सोल्यूशन है? डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आ गई। अगर उस प्रॉब्लम का ताल्लुक जो है वो पीडीएस से है, तो यस, जो है वो मतलब अब ये तो नहीं होता कि अब थोड़ा सा रहना शुरू करेंगे तो ही उनको पता चलेगा ना कि घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि जो फर्नेस है बंद होगी, आपने वो जर्नी मैन को बुलाया, वो कहता ये तो डन, चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ कोई प्लम्बिंग में प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा हो सकता है? कोई टाइम लिमिट है कि 1-2 दिन में आप बता सकते हैं, बाद में तो चलो मुश्किल आती रहती है? कुछ इसमें जो है वो हो जाता है। बाज़ औक़ात हम लॉयर को जो है वो उसमें इन्वॉल्व करके उसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। बाज़ औक़ात हम ये कर लेते हैं। मेरे एक इसी तरह प्रॉपर्टी में था, एट द टाइम ऑफ पोजेशन जो है वो उनको लग रहा था, जैसे बायर को लग रहा था कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी हमें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो उससे पहले टेनेंट्स के पास थी। तो फिर हमने जो है वो सेफर साइड लॉयर से रिक्वेस्ट करके कि थोड़ा सा उनके होल्ड कर लिए, थोड़ी सी ना 5,000 हमने होल्ड कर लिए, लेकिन फिर हमने उसको जब ऐसी प्रोविजन है, मतलब हो सकता है, ये सकता है। मतलब आप आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको सेव तो करना ही है ना, उसको सेव करना है, उसकी सेफ्टी मस्ट है, उसकी जो है वो मतलब सेटिस्फेक्शन लाजमी है। बाज़ औक़ात हम जो है वो हम बल्कि ज़्यादातर जो है वो हम पोजेशन डेट पे भी साथ जाते हैं, सारा चेक करते हैं, हर चीज़ देखते हैं। उसके अलावा 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद भी जो है वो हम सारा तसल्ली फॉलो अप करते रहते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें लॉयर्स भी हेल्पफुल होते हैं। आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है? आप अपने इस बिजनेस में आए हैं, बहुत सारे लोगों की आपने हेल्प की है, बहुत सारी फैमिलीज को आपने उनके ड्रीम हाउस लेके दिए हैं। कुछ लोगों को ड्रीम हाउस मिले हैं, कुछ लोगों को जैसे आपने कहा कि एक्विटी के लिए, रेंट के लिए, या छोटे फर्स्ट होम, ऐसे कितनी सेटिस्फेक्शन आपको? क्लाइंट को तो होगी, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है? मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मैं समझती हूँ कि मतलब इसलिए कि मुझे पता है कि बायर, फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ भी पता नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा उनको तो एक एक चीज़ जो है वो बतानी पड़ती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को जो है वो खुद से जो है वो चेक करूं कि विंडोज़ कैसी हैं, छत कैसी है, छत पे दूर से खड़े होकर मैं देखती हूँ कि छत कैसी लग रही है, बल्कि क्लाइंट को भी लेके शिंगल्स कैसी लग रही हैं, आ जाओ मेरे साथ देखो। वो शबाना तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मेरे साथ, मैं फिर उनसे मेरे साथ रहा करो ना, फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा, चीज़ें देख देख के खुद ही पता चल जाता है कि कैसे। वैसे भी हमारी जो है वो इस तरह से एजुकेट भी हमें शुरू में इसी तरह किया जाता है, सारी ट्रेनिंग दी जाती है। वो तो फायदा ही है ना जी। हाँ जी। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो 20 लोगों को बताएगा, 20 फैमिलीज को और भेजेगा कि शबाना जी के पास चले जाओ, वो बहुत अच्छे रियल्टर हैं, हमें उन्होंने एजुकेट किया है, बहुत अच्छा घर लेके दे दिया और सस्ता भी लेके दे दिया। ऐसा भी होता है ना, सस्ता लेके देने वाली बात। कुछ दिन पहले जो है एक क्लाइंट ने जो है वो खाने पे इनवाइट किया हुआ था, तो घर जिस वक्त हमने बाय किया था उस वक्त काफ़ी ऑनर नहीं था उसमें रहता, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की थी। लेकिन उसके बाद जब मेरा क्लाइंट जो है उसमें मूव इन हुआ तो उसने हर चीज़ जो है वो नीट क्लीन,
थोड़ा बहुत टचअप पेंट भी कर लिया। तो अब वही प्रॉपर्टी के प्राइस, मतलब अगर वो आज इस करंट सिनेरियो में देखता है तो सिर्फ 5 माह पहले लिया हुआ घर जो है वो इस वक्त उसका 50,000 ऊपर जाके जो है वो बेच सकता है। बढ़िया, हाँ। तो वो इस चीज़ को लेके वो वाकई जो लेकिन है वो बहुत वाइजली खुश बाय था। किया हो, हाँ, इन्वेस्टमेंट वाइजली हाँ, की हो, अकल से की हो, वही ना, उसका वही रिजल्ट अच्छा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। तो वो बहुत इस चीज़ को लेके जो है वो खुश था कि आपने मुझे बड़ी अच्छी जो है वो बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे रीजनेबल जो है प्राइस वो पे एक लेके चीज़ जो दिया, है वो वो लेके दी एप्रिशिएट है। हो रही है प्रॉपर्टी। और जो भी आता है वो ये कहता है कि तुमने इतनी कम प्राइसेस में कैसे ले लिया। एक बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि इन दिनों में ये काफ़ी टाइम 10 साल के बाद तकरीबन ये आया टाइम जब प्रॉपर्टी लगती है मार्केट में बिकने के लिए आती है, तो वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, बिडिंग होती है, लोग ज़्यादा ऑफर, जैसे आपने बिल्कुल बताया कि ऐसे 45 ऑफर्स आए। तो क्लाइंट जो है वो तो बैंक वालों ने या मॉर्गेज वालों ने कहा कि आप 3 लाख का घर ले सकते हो, बिडिंग में वो 3.5 का चला गया, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर क्या बनेगा? वो नहीं ले पाएंगे। वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी इतना ऐसा नहीं है शायद आप कि कम प्राइसेस में भी घर मिल रहे हैं। शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे कि जब भी आप घर देखने के लिए मार्केट में जंप इन करते हैं, मान लीजिए बैंक ने कहा कि आप 3 लाख का घर ले सकते हैं, बहुत छोटा है 3 लाख, वैसे तो 3 लाख का कुछ भी बहुत नहीं कम मिलता। आता है। मान लीजिए 4 लाख का घर आप बैंक ने बोला कि 4 का ले सकते हैं, तो इसका मतलब जब आपने देखना शुरू करना है तो 3.5 का देखना शुरू करो। हो सकता है वो 3.5 वाला ही 4 में मिले आपको, ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी 3, तरह 70, 75 में भी मिल सकता है, 80 में मिल सकता है, यानी लेस देन 400,000 आपको बात शुरू करनी चाहिए। अगर 4 लाख का आपका प्री अप्रूवल है तो आप सोचते हैं प्री अप्रूवल 4 लाख का, कोई बात नहीं, 4-10 का शुरू कर दो। वो 10 का करते करते 4.5 पहुंच जाता है, 4.5 तक पहुंच तो फिर जाता वो बात बनती नहीं है, समय उनका भी बर्बाद होता है, टाइम आपका भी होता है। है। बिल्कुल, क्योंकि तो शायद मेरा ख्याल है कि आप ये अपने क्लाइंट को ये जरूर एजुकेट करते होंगे कि भाई अपनी प्री अप्रूवल देखो पहले, अपनी प्री क्वालिफाइंग देखो कितनी है, कितनी कीमत वाला घर आप बाय कर सकते हो। वो जो फैसिलिटी की बात है ना जी, कितने बेडरूम चाहिए, कितने वॉशरूम चाहिए, ये सभी घरों में एक जैसे ही होते हैं। हाँ, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो घर तो घर ही है जी, जहाँ रहना है आपने। वो ड्रीम हाउस वाली बात वो बहुत दूर है। यहाँ तो 5 साल के बाद, 10-7 साल के बाद लोग घर अपना जो है बदल देते हैं। तो जब हम कहें कि अभी हमने ड्रीम हाउस लेना, शायद ये 3 साल बाद टीम में कई लोग जो हैं वो उनकी है कि वो पूरी जिंदगी एक ही घर में गुजार देते हैं। कई लोग 3 साल बाद उनकी डिफरेंट सिचुएशन की बात है ना जी। जो लोग अच्छी जॉब पहले जॉब शुरू करते हैं, वो बेसिक जॉब है, तो उसके बाद उनकी अच्छी जॉब मिल जाती है, तो उनको मौका मिलता है ज़्यादा कमाई करने की। हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, अगर बच्चे बड़े हो गए, या फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए सोचते हैं, या फिर एरिया चेंज करने के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ अब हम जब बाय करेंगे तो शबाना जी को कहेंगे कि हमारा ऐसा घर होना चाहिए, इतनी स्क्वायर फीटेज चाहिए, 2 स्टोरी चाहिए, बेसमेंट फिनिश चाहिए, तो लॉट साइज ये चाहिए, आगे ऐसा हो, पीछे ऐसा हो। लेकिन शुरू में इन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, शायद मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे, कि आपकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। बस वो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि लोग अरेंज मॉर्गेज कर लेते हैं, जैसे को साइनर हो गया कोई, जैसे फैमिली में से किसी और ने भी साथ साइन सपोर्ट कर दिया, तो इस डाउन पेमेंट के भी सपोर्ट कर देते हैं, डाउन पेमेंट के लिए भी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा वो एक बंदे पे ही जो है वो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जितनी इनकम है उसी लिहाज से जो है वो घर लिया जाए, उसी के लिहाज से मॉर्गेज ली जाए, ताकि आप कंफर्टेबल जोन में रहो। बिल्कुल, मैं आपकी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी। घर जब हम आते हैं, घर में एंट्री करते हैं ना, तो बाहर का सारा बोझ, चिंता, फिक्र, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर घर के अंदर एंटर होते ही आपको पता फिक्र लग जाए कि इतनी मॉर्गेज देनी है, इसका इतना प्रॉपर्टी टैक्स है, इतनी इसकी हीट हाइड्रो का बिल आ गया, फिर तो आप चैन की नींद सो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो आपको घर को घर ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, घर तो घर होना चाहिए, शांति का घर होना चाहिए, शांति का घर, पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। आप लोग सभी लोगों की सपोर्ट करते हैं, ये आपके लिए शायद अच्छी बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए। आपने समय निकाला जी, शबाना जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।
और हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के लोग आपकी इस जो स्किल है उसका फ़ायदा लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।